हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती की बात करने वाले हैं। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग बिजनेस स्टडी की जो क्लासें हैं उनको हम लोग कर रहे हैं और बिजनेस स्टडी में हम लोगों ने 9 क्लासों को पूरा कर लिया है और ये हम लोगों की 10वीं नंबर की क्लास रहने वाली है। इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। लेकिन हम लोग एक बात जो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज की क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो यहाँ से देखिए, हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन का यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बीपीएससी के एग्जाम की बात करते हैं, बीपीएससी टीआरए 1 और टीआरए 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे या 3 की बात करते हैं हम लोग, तो हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 83 हमसे पूछा गया है कि एक सार्वजनिक उद्यम जो है संगठन का जो रूप अपना सकता है वह कौन कौन सा रूप अपना सकता है। एक क्वेश्चन हमसे लोगों से यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, इसीलिए हम लोगों को सार्वजनिक उद्यम तो पढ़ना ही है, निजी उद्यम क्या होते हैं, मिश्रित क्या होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को, इसलिए इस टॉपिक का जो है योगदान हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। भूमंडलीय उपक्रम को हम लोग जानेंगे, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसे कहते हैं, पीपी मॉडल क्या होता है, पीपीपी पीपी मॉडल क्या होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग, बस इतना सा है कि आप लोग क्लास को शेयर कर दें अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ है। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस लाइक और कर दिया करें बाद में, ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बिजनेस स्टडी की क्लास रहने वाली है और चलिए बिना समय गवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम लोग क्या पढ़ने क्या वाले हैं उसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसके अर्थ के बारे में। लिखा हुआ है अर्थ या प्रकार, अर्थ एवं प्रकार। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे देश में सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठन हैं, ठीक है। हमारे देश में सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठन हैं, छोटे हैं या बड़े, औद्योगिक या व्यापारिक, निजी स्वामित्व के या सरकारी स्वामित्व वाले हैं। ये संगठन हमारे दैनिक आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये हमारी अर्थव्यवस्था के अंग हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व एवं सरकारी स्वामित्व वाले दोनों व्यावसायिक उद्यम जो होते हैं, इसलिए इसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये बात यहाँ से हम लोगों की समझ में आ जाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, जहाँ पर निजी स्वामित्व और सरकारी स्वामित्व वाले दोनों व्यवसायी उद्यम होते हैं, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब ये जो है, यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार से कितने भागों में इनको बांटा गया है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग 3 प्रकार से बांट सकते हैं। अब वो प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि वो प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रकार है निजी क्षेत्र के उपक्रम, इन्हें कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। दूसरा है हम लोगों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और तीसरा है हम लोगों का मिश्रित क्षेत्र के उपक्रम। तो इनसे हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हम लोगों को इन पर चर्चा करनी है, ठीक है। और क्वेश्चन भी मैंने इसीलिए आप लोगों को पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं कि आप लोग ये समझ लीजिए कि ये क्लास जो है, मतलब क्वेश्चन जो है हम लोगों के लिए, ये जो टॉपिक जो है क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने क्वेश्चन दिखा दिया है आप लोगों को। और अभी तो मैंने आप लोगों को एक ही एग्जाम का क्वेश्चन दिखाया है, अगले एग्जाम का भी क्वेश्चन भी अभी नहीं दिखाया है। जब मैं पूरा टॉपिक करा लूँगा, फिर हम लोग एक बार पेपर को पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा पेपर आप लोगों को सामने सॉल्व कराएँगे कि किस प्रकार से हम लोगों को टॉपिक वाइज़ करना है, ठीक है? सभी बातें हम लोग करेंगे और जो भी पढ़ाएँगे आप लोगों को पूरा पढ़ाएँगे। यहाँ पर बात आती है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं निजी उपक्रम के बारे में। निजी उपक्रम क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। निजी उपक्रम का मतलब लिखा हुआ है कि निजी क्षेत्र के उपक्रम। यहाँ पर क्या होता है कि निजी अथवा गैर सरकारी उपक्रम वे होते हैं, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है निजी उपक्रम का मतलब है गैर सरकारी, जो सरकारी नहीं है, ठीक है, वो निजी होते हैं, जिनकी स्थापना एवं संचालन सरकार के द्वारा ना होकर निजी व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसाय का जो संगठन है वो एकाकी व्यापार, साझेदारी, हिंदू अविभाजित परिवार अथवा संयुक्त उपक्रम के आधार पर किया जाता है। संयुक्त उपक्रम के आधार पर
किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इनके एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने एकाकी व्यापार हो गया, ये निजी उपक्रम में आता है। साझेदारी हम लोगों का हो गया, ये भी निजी उपक्रम में आ जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार की बात करते हैं या हिंदू अविभाजित परिवार की बात करते हैं, तो ये सारे किस जो हैं वो सभी जो हैं वो निजी उपक्रमों में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो निजी उपक्रम को आप लोग समझ गए होंगे कि निजी अथवा गैर सरकारी उपक्रम वे होते हैं जिनकी स्थापना सरकार के द्वारा ना होकर निजी व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, उन्हें हम निजी उपक्रम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि निजी उपक्रम कितने प्रकार के होते हैं, तो निजी उपक्रम भी हम लोगों को दो प्रकार से हम लोग इनको कर सकते हैं। निजी उपक्रम के जो प्रकार हैं अगर हम लोग इनको बांटना चाहें तो निजी उपक्रम के दो प्रकार होते हैं। निजी उपक्रम के भी दो प्रकार होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तो होता है हम लोगों का गैर निर्गमित उपक्रम। गैर निर्गमित उपक्रम, एक होता है गैर निगमित, एक होता है गैर निगमित, और एक होता है और दूसरा होता है जो हम लोगों का होता है निगमित। ठीक है, दूसरा होता है निगमित उपक्रम। ठीक है, तो ये होते हैं दो। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जैसे हम लोग साझेदारी की बात करते हैं, इसमें हम लोगों के कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जैसे हम लोग एकाकी व्यापार की बात करते हैं, एकाकी व्यवसाय की बात करते हैं या व्यापार की बात करते हैं। ठीक है, इसमें और कौन सी बात करते हैं, इसमें हम लोग साझेदारी की बात करते हैं, साझेदारी की बात करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर निगमित में, तो हम लोग निगमित में बात करते हैं संयुक्त पूंजी वाली कंपनी की बात करते हैं, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी की बात कर सकते हैं। तो ये बातें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई हैं, आप लोगों को जब मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके जो प्रारूप पढ़ाए थे, प्रारूप के बारे में मैंने आप लोगों को क्लासें कराई थी, तो आप लोग जरूर देखिए उनको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को निजी क्षेत्र के उपक्रम के बारे में समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर विशेषताओं के बारे में हमसे अगर पूछ दिया जाता है तो हम लोगों को विशेषताओं को भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि निजी उपक्रम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बिल्कुल सरल भाषा में मैंने विशेषताएं लिखी हुई हैं कि इसकी स्थापना जो है वो निजी व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, इसीलिए ये निजी उपक्रम की विशेषताएं होती हैं। इसका स्वामित्व तो निजी व्यक्तियों के द्वारा या निजी व्यक्तियों के हाथों में होगा। ठीक है, सरकार के हाथों में तो होगा नहीं, क्योंकि जब एक व्यक्ति ने अपनी जो है पूंजी लगाकर किसी व्यवसाय की स्थापना की है तो उसका स्वामित्व किसके हाथों में होगा, उसी व्यक्ति के हाथों में होगा, या जो वो जो जिसको कहेगा वो उसको बनाएगा। ठीक है, इसका जो है वित्त प्रबंध निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, इसका जो है वित्त प्रबंध, तो इनका जो है वित्त प्रबंध जो है वो निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल समझ में आती है। इनके वित्तीय साधन सीमित होते हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति पूंजी लगाएगा या दो व्यक्ति लगाएंगे तो उसका जो है साधन जो होंगे वो सीमित होंगे, तो इसीलिए इनका साधन जो है सीमित होता है, लेकिन सार्वजनिक का जो है वो विस्तृत होता है। ठीक है, इनका जो है इनका उद्देश्य लाभोपार्जन करना होता है। इनका उद्देश्य जो है क्या होता है, इनका उद्देश्य लाभोपार्जन करना होता है। नेक्स्ट विशेषता में इसमें लिखा हुआ है, और इसका जो है इनका व्यवसायिक क्षेत्र प्रायः कैसा होता है, इनका व्यवसायिक क्षेत्र प्रायः सीमित होता है। इनका प्रबंध व्यावसायिक नीतियों के आधार पर किया जाता है। इनका जो है व्यावसायिक नीतियों के आधार पर किया जाता है, प्रबंध जो है वो व्यावसायिक नीतियों के आधार पर किया जाता है। इसकी पूंजी राज्य में इनकी पूंजी राज्य में राज्य की भागीदारी नहीं होती है। इनकी पूंजी जो है इनकी पूंजी में राज्य की भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, राज्य की भागीदारी नहीं होगी। ठीक है, और इनका जो है प्रबंध व्यवसाय की नीति के अनुसार स्वतंत्र होता है। कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, मतलब ये किसी पर डिपेंडेंसी नहीं करते हैं या किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये निजी उपक्रम होते हैं। कैसे उपक्रम होते हैं, निजी उपक्रम होते हैं। तो निजी उपक्रम में जो भी बताई हैं विशेषताएं इतनी कठिन नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में है, तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बारे में बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व्यवसाय का एक ऐसा रूप है जो सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्थापित किया जाता है, प्रबंध तथा नियंत्रित किया जाता है। मतलब किसके द्वारा, सरकार के द्वारा इसका प्रबंध जो है मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग सरकार के द्वारा की जाती है, एवं संचालन किया जाता है सरकार के द्वारा। सार्वजनिक उपक्रम को भी निजी उपक्रम की भांति गैर निर्गमित और निर्गमित श्रेणियों में बांटा जाता है। गैर निर्गमित में विभागीय संगठन
तथा बोर्ड संगठन आते हैं, जबकि निर्गमित में सार्वजनिक निगम या सरकारी कंपनियां आती हैं। मतलब इन्होंने ये कहा है कि इसको भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सार्वजनिक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सार्वजनिक सार्वजनिक उपक्रम। अब सार्वजनिक उपक्रम कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी दो प्रकार के होते हैं। अब एक होते हैं हम लोगों के गैर निर्गमित, और एक होते हैं हम लोगों के निगमित, जैसे मैंने अभी आप लोगों को वहां पर बताए थे। अब यहाँ पर जो है इन्होंने कहा है कि निगमित में कौन कौन से आते हैं, तो गैर निर्गमित में कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैर निर्गमित में जो है विभागीय संगठन आते हैं, विभागीय संगठन आते हैं, ठीक है, और बोर्ड संगठन आते हैं, बोर्ड संगठन आते हैं, ठीक है। और निर्गमित में कौन कौन आते हैं, तो निर्गमित में आते हैं हम लोगों के, निर्गमित में कौन कौन से आते हैं, तो निर्गमित में आते हैं सार्वजनिक निगम, सार्वजनिक सार्वजनिक निगम आते हैं, जिन्हें हम लोग वैधानिक निगम भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना था हम लोगों का। और एक है सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी। तो ये इनके प्रकार हैं, तो इनको प्रकारों को भी आप लोगों को रखना है, लेकिन अभी आप लोग कुछ मत करिए, बस समझते रहिए। और अगर आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से, बस समझ, एक बार समझ विकसित हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना है। देखो, सार्वजनिक उपक्रम तो आप लोगों को समझ में आते हैं कि जो सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इनका मैनेजमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनके प्रकार जो हैं, कौन से प्रकार में क्या आता है, विभागीय संघ जैसे गैर निर्गमित में कौन कौन आते हैं, निर्गमित में कौन कौन आते हैं, ये याद नहीं होता है, तो इसको जरूर करें, ठीक है, इस प्रकार से करें तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के विशेषताएं क्या क्या होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जैसे हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हुआ है, बिल्कुल ईजी भाषा में, कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की विशेषताएं, उनकी विशेषताओं को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लिखा हुआ है कि इनकी स्थापना जो है वो सरकार के द्वारा होती है। उनकी स्थापना किनके द्वारा होती है, निजी व्यक्तियों के द्वारा हाथों में होती है या व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इनकी स्थापना जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है। पहली विशेषता बिल्कुल हम लोगों को समझ में आ गई है। दूसरी विशेषता लिखी हुई है कि इसका जो है सरकार जब इनकी स्थापना करेगी तो इनका स्वामित्व जो होगा, इनका ओनरशिप, ओनरशिप किसकी होगी, तो ओनरशिप जो है वो सरकार की होगी या सरकार के हाथों में होगी, ठीक है। दूसरा, इनका तीसरा विशेषता इनकी लिखी हुई है कि इनका जो है वित्त प्रबंध सरकार के हाथों में होता है, ठीक है। चौथी बात बिल्कुल समझ में, तीसरी बात बिल्कुल समझ में आई। इसकी स्थापना जो है वो सामाजिक हित में की जाती है, मतलब कि समाज को सेवा भाव के लिए की जाती है, ना कि लाभोपार्जन के लिए, सेवा भाव के लिए की जाती है, समाज का कल्याण करने के लिए की जाती है। पांचवा लिखा हुआ है कि इनका जो है व्यवसायिक क्षेत्र जो है अधिक विस्तृत होता है और निजी का जो है वो सीमित होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इनका जो है प्रबंध और संचालन सरकारी नीतियों के अनुसार चलाया जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है जो कई बार यहाँ पर एग्जामों में पूछा गया है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि ये आम जनता के लिए, आम जनता के प्रति जो है वो जवाबदेही होते हैं। इनका जो है प्रबंध और संचालन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा चलाया जाता है और इनका जो है प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण एवं इनकी क्रियाएं जनता की सेवाएं में की जाती हैं। मतलब कि जो है इनका जो प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो जन कल्याण या सेवा भाव के लिए किया जाता है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। इनकी क्रियाएं जो है जनता की सेवा में की जाती हैं, तो इनका जो है ये इनकी जो है विशेषताएं आप लोगों को एक एक बात विशेषता, देखो अब इसमें जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हम लोगों को। अगर हम लोग इसी पर टाइम लगाएंगे तो फिर डिटेल हो जाएगी, ज़्यादा डिटेल, ठीक है। मैंने इसीलिए इसको लिख दिया है, ये आराम से हम लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये विशेषताएं बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं, बहुत ही कम लोग, एमसीक्यू पेपर में बहुत ही कम लोग जो है विशेषताओं को पढ़ाते होंगे, या लाभ को या फिर इनके गुण को। लेकिन कभी कभी क्या है कि केबीएस में या फिर डीएसएसबी एग्जाम में कहीं भी हो तो इस प्रकार से जो है थ्योरी में क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, और कभी कभी का ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, कौन सी विशेषताएं होती हैं कौन सी नहीं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन जब हम बाद में दिखाएंगे आप लोगों को, क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने एकल स्वामित्व से क्वेश्चन पूछा गया था कि एकल स्वामित्व का निम्न में से कौन सा जो है, कौन सा लाभ नहीं है। अब लाभ पर हम लोगों ने चर्चा की थी, तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसका कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है।
कि कौन सा ये जो है इनका जो है लाभ है, एकल स्वामित्व का कौन सा लाभ है, ठीक है, वो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट में अभी हम 83 नंबर की बात करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा जो मैं आप लोगों को ना बताऊं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने देखो निजी उपक्रम पढ़े, हम लोगों ने निजी उपक्रम पढ़े, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है हम लोगों का सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम। और सार्वजनिक उपक्रम को मैंने अभी आप लोगों को दो प्रकार से बताया है, लेकिन वो तीसरा प्रकार भी इसमें होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर दो भागों में इन्होंने बांटा है, अच्छी बात है, लेकिन दो वर्गों में बांटा है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सार्वजनिक अथवा राजकीय क्षेत्र के उपक्रम के प्रारूप जो हैं वो कितने दिए गए हैं। यहाँ पर प्रारूपों को चर्चा की गई है, वो कौन कौन से प्रारूप हैं उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि विभागीय उपक्रम। अब विभागीय उपक्रम का मतलब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि विभाग में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। विभागीय उपक्रम में कौन कौन से आते हैं, इनके क्या क्या, इनकी जैसे मैंने विशेषताओं तो मैं आप लोगों को ऐसे ही वर्बली बता दूंगा कि विशेषताएं क्या क्या होती हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि पहला लिखा हुआ है कि विभागीय उपक्रम, नेक्स्ट लिखा हुआ है सार्वजनिक निगम, और सार्वजनिक निगम को ही क्या कहते हैं, वैधानिक निगम भी कह देते हैं, वैधानिक निगम भी कह देते हैं। और नेक्स्ट लिखा हुआ है तीसरा नंबर सरकारी कंपनी। तो इन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कौन से में क्या क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है विभागीय उपक्रम। विभागीय उपक्रम में लिखा हुआ है कि विभागीय उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सबसे प्राचीन रूप है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्वजनिक उपक्रम का सबसे प्राचीन स्वरूप कौन सा है, ठीक है। प्राचीन स्वरूप कौन सा है, तो कहेंगे आप लोग विभागीय उपक्रम जो है सबसे प्राचीन स्वरूप है सार्वजनिक उपक्रम का, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर कि यह सरकार के एक विभाग या मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। सभी मंत्रालयों की तरह संसद में इसका बजट प्रस्तुत किया जाता है। जैसे और मंत्रालयों का बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इन विभागों का भी, विभागीय उपक्रमों का भी बजट बनाया जाता है। इनके कार्यकलापों एवं गतिविधियों पर संसद में बहस होती है। इनके कर्मचारी जो हैं, इनके कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं। रेल है, डाक तार विभाग है, इसके जो है ज्वलंत उदाहरण हैं। सरकार का पूर्ण नियंत्रण होने रेलवेज के कारण ये जन उपयोगी कल्याण कार्यों के लिए अति उत्तम है। मतलब कि जो विभागीय उपक्रम होते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर जो है सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि सार्वजनिक उपक्रम का सबसे प्राचीनतम रूप कौन सा है, विभागीय उपक्रम है। इनका जो है बजट बनाया जाता है। इनके कर्मचारी जो है वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो रेलवे और डाक तार इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अगर हम लोग बात करते हैं विभागीय उपक्रम की, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विभागीय उपक्रम के क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या बातें जो हैं वो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो सरकार का पूर्ण नियंत्रण होने के कारण, यहाँ पर ये हम लोग हटा देंगे, होने के कारण ये जन उपयोगी कार्यों के लिए अति उत्तम माने जाते हैं या अति उत्तम हैं। अब हमसे पूछा गया है कि विभागीय उपक्रम की क्या विशेषताएं हैं। तो विभागीय उपक्रम की अगर हम लोग विशेषताओं की चर्चा करते हैं, तो इनकी चर्चा अगर हम लोग करते हैं, तो सबसे पहला जो विशेषता इनकी लिखी हुई है, कि इनकी विशेषता जो लिखी हुई है, इनका जो है प्रबंध या इनका संचालन जो है वो मंत्रालयों के अधीन होता है। इनका जो है अगर हम लोग बात करते हैं, इनका इनका संचालन, इनका संचालन प्रबंध या नियंत्रण पूर्णतः संबंधित मंत्रालय के अधीन होता है, संबंधित मंत्रालयों के अधीन होता है, अधीन होता है। पहली विशेषता आप लोगों को समझ में आई होगी। दूसरी विशेषता क्या है, ये विशेषता मैं नहीं लिख पाया, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इनकी वित्त की जो है व्यवस्था जो है, वित्त की आवश्यकता जो है
की पूर्ति जो है वो बजट से की जाती है, सरकारी खजाने से। इसकी इसकी वित्त की पूर्ति इसकी वित्त की पूर्ति सरकारी खजाने से की जाती है, सरकारी खजाने से की जाती है की जाती है। नेक्स्ट जो विशेषता लिखी हुई है यहाँ पर तीसरी नंबर की, कि इन उपक्रमों का जो है पृथक अस्तित्व नहीं होता है। इन उपक्रमों का इन उपक्रमों का इन उपक्रमों का पृथक अस्तित्व नहीं होता है। मतलब ये अलग से संपत्ति नहीं रख सकते हैं, पृथक अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है। और चौथी जो विशेषता है वो है कि सरकार के विभाग के रूप में कार्य करना। ये सरकार के विभाग के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो विशेषताएं मैंने बताई हैं इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन जो बात जरूरी है वो मैंने बता दी है, कि जो बातें याद रखनी है कि सार्वजनिक उपक्रम को हम लोग पढ़ रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम के प्रारूप हम लोग कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने सबसे पहला ही प्रारूप कर लिया है, वो क्या है, हम लोगों का विभागीय उपक्रम है। क्या है? विभागीय उपक्रम। ठीक है। अब दूसरा जो है हम लोग करने वाले हैं, और दूसरा जो है वो है सार्वजनिक निगम। दूसरा कौन सा है? वो है सार्वजनिक निगम है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का। ठीक है। वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि वैधानिक निगम यहाँ पर इसी का दूसरा नाम है। वे सार्वजनिक उद्यम हैं जिनकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। ऐसा उद्यम निर्गमित संगठन है जिसकी स्थापना जो है वो विधानमंडल द्वारा की जाती है। इसके कार्य एवं शक्तियां पूर्णतः परिभाषित होते हैं। यह वित्त मामलों में स्वतंत्र होता है तथा निर्धारित क्षेत्र पर व विशेष प्रकार की वाणिज्यिक क्रियाओं पर इसका जो है वो स्पष्ट नियंत्रण होता है। वैधानिक निगमों के पास जहां एक ओर सरकारी अधिकार होते हैं, वहीं दूसरी ओर निजी उद्यम के समान परिचालन में पर्याप्त लचीलापन होता है। कैसापन होता है? लचीलापन होता है। इसके उदाहरण की बात करें तो जीवन बीमा निगम है, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, एयर इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। तो सार्वजनिक निगम की बात करें, पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात करें, तो ये इनके उदाहरण हैं। और इनका मतलब जो है कि जो है ये सार्वजनिक उद्यम होते हैं। इनकी स्थापना जो है संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। ऐसा उद्यम जो है निगमित संगठन होता है। इसकी जो है स्थापना विधानमंडल के द्वारा की जाती है और इसकी कार्य एवं शक्तियां पूर्णतः परिभाषित होती हैं। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। रिजर्व बैंक जैसे RBI की बात करें हम लोग, RBI की बात करें, SBI की बात करें हम लोग, SBI की बात करें, LIC की बात करें हम लोग। ठीक है। तो इस प्रकार से एयर इंडिया की बात करें तो ये सारे जो हैं उदाहरण इसी के हैं। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसको हम लोग देख लेते हैं। और तीसरा जो है वो है सरकारी कंपनी। तो ये सार्वजनिक उपक्रम के तीन जो हैं वो प्रकार हैं। एक है हम लोगों का, देखो ध्यान से समझिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एक है सार्वजनिक उपक्रम के प्रारूप की बात करते हैं तो विभागीय उपक्रम हो गया। ठीक है। सार्वजनिक निगम हो गया और इसी को कहते हैं वैधानिक निगम। इसी को क्या कह देते हैं? वैधानिक निगम कह देते हैं। और तीसरा जो है वो है सरकारी कंपनी। तीसरा क्या है? तो तीसरा है सरकारी कंपनी। तो यहां पर हम लोग इनके उदाहरण की बात करें, क्वेश्चन की बात करें, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। यहां पर ध्यान से देखिए कि एक सार्वजनिक उद्यम संगठन का जो रूप अपना सकता है वह है विभागीय उपक्रम अपना सकता है, सहकारी समिति अपना सकता है, या फिर वैधानिक निगम अपना सकता है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हैं इसके। तो इसका राइट आंसर अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सार्वजनिक उद्यम जो है, सार्वजनिक उद्यम कितने प्रकार के होते हैं। मैंने प्रारूप इसके बताए हैं। कितने प्रारूप होते हैं? 3 प्रारूप। विभागीय उपक्रम,
वैधानिक निगम या सार्वजनिक निगम उसे कहते हैं, और तीसरा है सरकारी कंपनी। तो अब आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 83 का राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ये आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क में आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। देखिए यहाँ से कि हम लोग जो भी करेंगे फुल डिटेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने बताया है कि सार्वजनिक अथवा राजकीय क्षेत्र के प्रारूप कितने प्रकार के होते हैं। 3 होते हैं, विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इनकी डिटेल कर रहे हैं, ठीक है। सार्वजनिक निगम के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि सार्वजनिक निगम क्या होते हैं। तो अब लिखा हुआ है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है सरकारी कंपनी। अब सरकारी कंपनी जो है परिभाषा हम लोगों की पूछी जाती है, बस ये पूछी जाती है कि परिभाषा किस में दी गई है। ये बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी कि सरकारी कंपनी की परिभाषा क्या है। एमसीक्यू में ये जरूर पूछा जाता है कि कंपनी अधिनियम की जो है 2013 की धारा में किस में जो है सरकारी कंपनी का उल्लेख किया गया है। तो ये बात सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। वैसे तो कई एग्जामों में नहीं भी पूछा है, लेकिन हम लोग फिर भी अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए कुछ भी करेंगे और अच्छे से अच्छी जो है तैयारी को करेंगे। लिखा हुआ है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245 के अनुसार सरकारी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी कुल चुकता पूंजी जो है, कुल चुकता अंश पूंजी का 50% से अधिक केंद्रीय या राज्य सरकार या संयुक्त रूप से केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा लगाया गया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम सरकारी कंपनी कहेंगे। ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी को भी सरकारी कंपनी कहते हैं। इस प्रकार सरकार सरकारी उपक्रम में एक अंशधारी बन जाती है। इस प्रकार सरकार जो है उपक्रम में एक अंशधारी बन जाती है और संबंधित मंत्रालय या कैबिनेट या राज्य के प्रमुख अंशधारी के अधिकारों का प्रयोग करती है। सरकारी कंपनी के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे हम लोग अगर बात करते हैं तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आदि इसके कई उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इनकी स्थापना संबंधी जो है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो मैंने आप लोगों को 3 प्रकार बताए हैं और ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सरकारी समितियों में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया था कि सरकारी समितियों को निम्न में से किस अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाता है। तो ये मैंने बताया था आप लोगों को 1912, और नहीं बताया है तो आप लोग अब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है सरकारी सहकारी समितियां मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं कि समितियां कितने प्रकार की होती हैं। अगर नहीं पढ़ाई हैं तो मैंने बीकॉम में 20 क्लासें कराई हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें जो है आप लोग अच्छी तरीके से डिटेल भी कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहते हैं तो, ठीक। लेकिन कोई नहीं, आप लोग यहाँ पर तैयारी करते रहिए, मैं आप लोगों को एक एक क्लास कराता रहूँगा। ये हम लोगों का ये क्वेश्चन पूछा गया था और सहकारी समितियों में जब मैंने कराया था तो हो सकता है ये क्वेश्चन छूट गया हो, यहाँ पर मैंने इसकी चर्चा कर ली है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये बना था हम लोगों का। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये हम लोगों के तीनों प्रकार हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है भूमंडलीय उपक्रम, या फिर इन्हीं को कह देते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, तो उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं और समझते हैं। लिखा हुआ है कि भूमंडलीय उपक्रम अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हमारा तात्पर्य एक ऐसे संगठन से है जिसका मुख्यालय एक देश में होता है और ये व्यवसायिक क्रियाएं अन्य देशों में करती है। मतलब कि मुख्यालय अलग देश में है और जो व्यवसायिक क्रियाएं हैं वो कई देशों में फैली हुई हैं। इसका जो है इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार के संगठन का जो व्यवसाय अनेक देशों में फैला होता है। बहुराष्ट्रीय, इसीलिए तो इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत से राष्ट्रों में अपना जो है व्यवसाय करती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पंजीकृत कार्यालय एक देश में होता है जिसे हम मौलिक देश या होम कंट्री कहते हैं। इसकी व्यवसायिक क्रियाएं जो हैं वो विश्व के अनेक देशों में फैली होती हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है कंपनी उत्पादन एवं वितरण क्रियाएं एक से अधिक देशों में नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए जैसे कोको कोला, जिसका पंजीकरण जो है वो यूएसए में हुआ है, जबकि इसकी उत्पादन एवं विपणन सुविधाएं वो हैं विश्व के अनेक देशों में हैं, कई देशों में हैं। जैसे कोको कोला है, कैडबरी है, कैडबरी हम लोगों की यूके की है, लेकिन वो जो है उसका जो है विश्वव्यापी स्तर पर वो काम करती है, ठीक है। कोको कोला जो है यूएसए की है, हम लोगों ने पी भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है यूके की है। पेप्सी जो है वो यूएसए की कंपनी है, ठीक है।
टोयोटा जो है, टोयोटा सुजुकी जापान की है, टोयोटा भी जापान की है। तो इस प्रकार से जो है कई कंपनियां हैं, कई उदाहरण हैं, देने को बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन कोई नहीं, हम लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि भूमंडलीय उपक्रम क्या होते हैं। अब ऐसा भी होता है कभी कभी कि एक देश की कंपनी है और एक दूसरे देश की कंपनी है। जैसे मान लो कि भारत की कंपनी है, भारत की कंपनी है मारुति, भारत की कंपनी है मारुति, और जापान की कंपनी है कौन सी, सुजुकी। जापान की कंपनी कौन सी है, मारुति, सॉरी जापान की कंपनी कौन सी है, सुजुकी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है होगा तो उसे कहेंगे संयुक्त साहस। मिलकर भी काम करेंगे तो उसे कहेंगे हम लोग संयुक्त साहस कहेंगे, ज्वाइंट वेंचर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम ज्वाइंट वेंचर कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संयुक्त साहस ज्वाइंट वेंचर कहेंगे, संयुक्त साहस या संयुक्त उपक्रम कहेंगे। ये कई इसके उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे मारुति जो है, मारुति उद्योग लिमिटेड ने जापान की सुजुकी के साथ मिलकर जो है एक नई कंपनी जो है लॉन्च की है। तो मारुति सुजुकी करके जो कारें आती हैं वो अलग अलग कंपनियां हैं, दो देशों की कंपनियां हैं, उनको मिला के किया गया है। तो वो संयुक्त साहस का एक तरीके से उदाहरण है, ठीक है। तो मुझे जो बातें समझानी है वो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब इसको मैंने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है कि जब दो देश की जो कंपनियां हैं वो मिल जाएं तो उसे हम संयुक्त साहस कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है हम लोगों की लास्ट पे, एक क्वेश्चन बनता है हम लोगों का, वो क्या है कि यहाँ पर सार्वजनिक, निजी और साझेदारी। एक होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक, निजी और साझेदारी, साझेदारी। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक, पब्लिक, दूसरा लिखा हुआ है प्राइवेट, और तीसरा लिखा हुआ है पार्टनरशिप। पीपीपी मॉडल, पीपीपी मॉडल क्या है, पी, पी और पी मॉडल, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, इसके अर्थ के बारे में। कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो कोई नहीं, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बीच, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा तथा निजी क्षेत्र, तथा निजी क्षेत्र, तथा निजी क्षेत्र के बीच, निजी क्षेत्र के बीच एक अनुबंध होता है, एक अनुबंध होता है, एक अनुबंध होता है जिसमें निजी क्षेत्र, जिसमें निजी क्षेत्र, जिसमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर, मिलकर सार्वजनिक, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है, प्रदान करता है और वित्तीय, तकनीकी तथा परिचालन जोखिम को वहन करता है, और वित्तीय, और वित्तीय तकनीकी, तकनीकी तथा परिचालन जोखिम को वहन करता। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये कई बार पूछा जाता है,
अगर नहीं भी पूछा जाता है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैंने कहा था कि मैं जो भी बताऊंगा पूरा बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर इसीलिए ये टॉपिक में ये लास्ट टॉपिक रह जाता है, यहाँ पर ये पूरा टॉपिक हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बीच एक अनुबंध होता है जिसमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है और वित्तीय, तकनीकी तथा परिचालन जोखिम को वहन करता है। इसे हम लोग, अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे पीपीपी, P3 और P3P आदि नामों से, कई नामों से जाना जाता है। इसे हम लोग PPP, 3P या फिर हम लोग बात करते हैं P3 आदि नामों से जाना जाता है। जाना जाता है, ठीक है। तो कई बार इसके जो है एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कि पीपीपी मॉडल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को समझ में आता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन की, और यहाँ पर बिजनेस स्टडी का जो पेपर है, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी बेर-बेर दिखाता रहता हूँ कि किस प्रकार से हम लोग तैयारी को कर रहे हैं। ये आर्थिक क्रिया पहला क्वेश्चन हम लोगों से पहले जो क्लास से हम लोगों ने ये किया था हम लोगों ने। दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये हम लोगों का साझेदारी का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोगों ने साझेदारी को किया था, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने संयुक्त हिंदू परिवार या हिंदू अविभाजित परिवार। अब हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन ने सहादिक की बेटी, मतलब कि सहादिक को की बेटी को सहायक बनाने का जन्मसिद्ध अधिकार दिया है। तो किस अधिनियम ने जो है इसको बेटियों को जो है प्रॉपर्टी में अधिकार दिया है, तो वो कौन सा अधिनियम है, तो वो 2005 अधिनियम है। तो ये बात मैंने वहाँ पर भी आप लोगों को बताई थी और आज भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। वहाँ पर बस मैंने क्वेश्चन नहीं दिखा पाया था आप लोगों को, वो मैं आप लोगों को आज दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने संयुक्त हिंदू परिवार किया होगा तो आप लोगों को ये बात आप लोग आराम से आप लोग क्लिक कर जाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं क्लासें देखी हैं तो आप लोग ज़रूर देखिए, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। ये हम लोगों की 10वीं नंबर की क्लास है। एक-एक क्लास को मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया है, कराया है। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको शेयर कीजिए, ठीक है? और भी जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।